हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि यार पीजीसीआईएल में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और स्पेशली डिप्लोमा वालों के लिए जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए वैकेंसी है। पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो कि सुरेश सर जिस ब्रांच को डील करते हैं इलेक्ट्रिकल सर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम का जो है ना वो बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, बहुत ज्यादा वेट भी करते हैं क्योंकि सर पावर ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रिकल की एक कोर कंपनी है जो पावर जनरेशन का काम करती है। बिल्कुल सर। तो काफी स्टूडेंट के सर मैसेज भी आ रहे थे मेरे पास में कि सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो और कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। वैसे आपको ये सब कुछ पता लग चुका होगा क्योंकि नोटिफिकेशन जो काफी दिन पहले आ चुका था, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर तो सर इलेक्ट्रिकल के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, शानदार वैकेंसी, शानदार वो हमारे पास में 344 वैकेंसी जो है वो सर इलेक्ट्रिकल के अंदर है। यानी कि इलेक्ट्रिकल में 344 यानी कि बहुत ही ज्यादा वैकेंसी। अगर हम बात करें ना सर एसएससी जेई की, सर एसएससी जेई में इससे कम वैकेंसी होती है, जबकि स्टूडेंट जो है वो एसएससी जेई के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करता है। यहां अगर बात करें सर एसएससी जेई में इस बार जो वैकेंसी है वो लगभग है 200 के अराउंड है। बिल्कुल। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 344 वैकेंसी, एक अच्छी खासी वैकेंसी है, एक अच्छा खासा वेटेज है इलेक्ट्रिकल का इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को सर एक डाउट और होगा जिसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं, जो डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग में गए हैं या बीटेक करे हुए हैं, वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो इस तरह की बात भी करेंगे क्योंकि बहुत बच्चों के ये डाउट होंगे। सेशन में आगे देखते हैं सर क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या हो सकता है। सर इसके बाद में अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल के अंदर 68 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 वैकेंसीज हैं। ये भाई बहुत मुश्किल से आती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको बता देता हूं, पावर ग्रिड में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत ना के बराबर काम रहता है। तो अगर आप किसी और अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप इसको ज्वाइन करने के बाद भी कर सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा काम नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। पावर ग्रिड में सर पावर ग्रिड जो है इसका नाम मैंने ये भी सुना है कि अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट गेट में अगर टॉप करता है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जॉब की पीएसयूज में, वो पावर ग्रिड होती है। बिल्कुल सर, पावर ग्रिड जो है वो सबसे हाईएस्ट पेइंग कंपनी होती है गेट। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज जो होती है पावर ग्रिड की, जैसे कि मैं बात करूं तो इसके जो ऑफिसेस हैं वो मेनली आपकी मेट्रो सिटीज में ही है, जो और हर कोई चाहता है कि यार मैं एक ऐसी कनेक्टिविटी में रहूं यहां पे सब कुछ मिले। यानी आपको गांव नहीं फेंक सकते, जैसे कि एनटीपीसी के पावर प्लांट बहुत सारी ऐसी जगह होते हैं यहां पे ना आदमी दिखता ना कोई दिखता, केवल आप और एक पावर प्लांट दिखता है। तो ऐसी कोई जगह आपको ट्रांसफर या ऐसी कोई जगह आपको वहां पे है ना, कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी यहां पे आप। यस सर, मतलब यहाँ पर जो है अगर मेट्रो सिटीज में अगर कोई भी वर्क करता है तो उसकी ग्रोथ के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ अगर हम बात करें सर तो फॉर्म फिलिंग के बारे में बता देते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। तो फॉर्म जो है सर वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर ये लास्ट डेट जो है वो 23 है। और यहां तक रुकना नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब 23 को ही हम अप्लाई करेंगे। 1 तारीख हो गई है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करो क्योंकि बहुत बार सर्वर डाउन हो जाता है, तो जितनी जल्दी हो सकता है उसको अप्लाई करना है आप लोगों को। यस सर। इसके बाद में अगर हम बात करें कट ऑफ डेट यानी लास्ट डेट वही जो हमारे पास में वो कितनी है हमारे पास में 23/09, यानी कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है हमारे पास में, तो यहां तक स्टूडेंट के पास में डिग्री विग्री अगर आ जाती है तो वो फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें यहां पर सर डेट ऑफ रिटन एग्जाम जो है उन्होंने बोला है कि टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में एग्जाम होने वाला। सर यानी कि एकदम फिक्स है, आप समझ लीजिए टेंटेटिवली लिखा है कि हो सकता है कि चेंज करें, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। पीजीसीआईएल ने अगर कोई डेट दी है या मंथ दिया है तो उसमें ही आपका एग्जाम होना है। तो एक बहुत जल्दी वैकेंसी और बहुत सारा आपको यहां पे पढ़ाई हो रखी होगी क्योंकि जितने लोगों ने पढ़ाई की हुई है वो सिलेक्शन लेने में यहां पे बहुत अच्छे से कैपेबल है। सर अक्टूबर में कितने सारे एग्जाम होने वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक तो एसएससी जेई है, एक यूपीएससी जेई का एग्जाम है वो भी आ चुका है, वो भी 8 अक्टूबर को है। और ये भी अक्टूबर में, यानी कि बेटा अक्टूबर के पूरे महीने में आपको बस एग्जाम ही देना है। मतलब प्रिपरेशन सितंबर में ही करनी, यानी ये महीना बचा हुआ है इसमें इतनी जोरदार प्रिपरेशन करो कि अक्टूबर में जो है फाइनली आप जो है आपके लाइफ का जो सपना होता है ना सभी का कि जॉब लेना, वो आप जॉब यहाँ पर सरकारी जॉब लेना। सरकारी जॉब तो बहुत है, सरकारी कहाँ। यस सर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसके बाद में अगर अपन जॉब स्पेसिफिकेशन में बात करें तो यहाँ पर सर बोला हुआ है इन्होंने कि जो अपर एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि 23/09/2023, यानी कि 2023 तक उनका डिप्लोमा 23 सितंबर तक जो एज लिमिट है वो 27 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 23 सितंबर से पहले
27 से ऊपर हो गए तो भाई नहीं दे सकते, 23 सितंबर के बाद होंगे 27 से ऊपर तो आप दे सकते हो, एलिजिबल हो, उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें सर इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं? मान लो अगर किसी ने कोर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर सर उन्होंने बोला हुआ कि फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर, है ना, यानी कि आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। इन्होंने डिग्री के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो सर, लिखा है सर, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, ये सर इन्होंने लिखा हुआ है जो नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। यस सर, कि बीटेक और बी और एमटेक और एमई, यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं विदाउट या आपके पास में विद डिप्लोमा है तो सर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है, सबसे बड़ी बात जो मैं समझ रहा हूं, है ना, पहली चीज आप डिप्लोमा होने चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है और सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप डिग्री में चले गए और डिग्री कर रहे हैं या आप डिग्री आपको मिल चुकी है, यानी इंजीनियरिंग भी आपने साथ में कर ली है, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी डिग्री के बारे में बताएं ही नहीं। ये सर मतलब फॉर्म फिलिंग के टाइम पर वो डिग्री के थ्रू फॉर्म नहीं फिल करके वो डिप्लोमा के केवल डिप्लोमा के थ्रू ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो सर इलेक्ट्रिकल में जिसने भी इलेक्ट्रिकल पावर में किया है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है या फिर आपके पास में पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर पावर इंजीनियरिंग में किया हुआ है डिप्लोमा, किसी ने, सब एलिजिबल हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल यानी जो ट्रिपल ई ब्रांच वाले बच्चे हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी भर सकते हो और इलेक्ट्रिकल से भी भर सकते हो। तो ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, जो सेम ट्रिपल ई वाले जिसको कहा जाता है ट्रिपल ई ब्रांच। यस सर, एंड सिविल में जो सिविल इंजीनियरिंग सेम है, तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है आप फिल कर सकते हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात, परसेंटेज मार्क्स जो है वो मिनिमम 70% होना चाहिए। यानी कि आपने डिग्री में जो किया है वहां 70% अगर आपके मार्क्स हैं तो वो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं। डिप्लोमा में भी नंबर चाहिए वरना एलिजिबिलिटी है ही नहीं। अगर हम बात करें सर रिलैक्सेशन के अंदर, तो रिलैक्सेशन में यहां पर कुछ दिया गया है। ओबीसी के अंदर 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर है, जो भी आपके पास फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 ईयर का है, और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए क्या है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जनरली रिलैक्सेशन पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से चलता है कि गवर्नमेंट कितना रिलैक्सेशन देती है, तो उसी तरीके से आपको दिख रहा होगा कि कंपनी कुछ लिख देती है, कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से बोल देती है। तो आपका रिलैक्सेशन आपको पता होगा। सर सबसे बड़ी बात सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन कैसे होने वाला है। अगर हम सिलेक्शन में बात करें तो सर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, यानी कि यहां पर सीबीटी है। जैसे एसएससी जेई में सर सीबीटी होता है, यूपीएससी जेई के अंदर सर सीबीटी नहीं है, वहां पर रिटन एग्जाम जो है होने वाला है। यानी कि आपको हर तरह के एग्जाम जो है वो आने वाले टाइम में फेस करने हैं। और यहां पर सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में एक बार स्टूडेंट को आप बता दीजिए। बिल्कुल सर बता देता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में पेपर होगा, जिसमें पहला पार्ट होगा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, यानी कि आपका टेक्निकल आएगा। क्या टेक्निकल आएगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या कितने सब्जेक्ट आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको बता देता हूं भी कि 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेक्निकल के, और उसके बाद आपको मिलेगा एक एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि दो पार्ट में कुछ पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड का मिलेगा। इसमें आपको वोकैबुलरी भी है, यहां पर वर्बल कंप्रेशन है, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, डाटा सफिशिएंसी है, इंटरप्रिटेशन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसका मतलब आपका एप्टीट्यूड के जितने टॉपिक होते हैं वो सारे कवर करने पड़ेंगे आप लोगों को। और एज ए इंजीनियर यार मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी बच्चे को ज्यादा कोई परेशानी। यहाँ जितने भी स्टूडेंट है हमारे एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, बस वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है, थोड़ा सा इंग्लिश वाला पार्ट ये याद करना पड़ेगा। और एक बड़ी बात सबसे पहले तो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर हमने गलत क्वेश्चन का आंसर दिया बेटा तो गलत नंबर मिलेंगे, माइनस मार्किंग भी है। 1/4 जो है वो हमारे पास में क्या है, माइनस मार्किंग है यहाँ पर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी जो है। इसका मतलब ये कि आपको जो क्वेश्चन अगर आप श्योर एंड शॉर्ट हैं कि हमारा आंसर जो सही है तो ही आपको लगाना है, नहीं तो मतलब अगर आप नेगेटिव लगाते हो, मतलब सर ऊपर वाले का नाम लेके बहुत सारा लगा देते हैं भगवान जी, तो अगर आप ये लगा देते हो तो बेटा आपके जो है सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि सर अगर मैं बात करूं 4 ऑप्शन में से तो एक ही ऑप्शन सही है, यानी चांसेस है 25% सही होने के और चांसेस है गलत होने के 75%। तो नॉर्मली क्या होता है, वो गलत ही होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। नहीं ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी लगानी नहीं है, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग लेवल की है ना। तो इसको प्रोबेबिलिटी पे नहीं लेना, पर कोशिश करना है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बस आप सही क्वेश्चन जो आपको पूरी तरह यकीन हो कि ये मेरा सही होगा वही क्वेश्चन का आंसर दे, क्योंकि कट ऑफ इतने हाई नहीं जाते जितने कंपैरेटिवली सोचा जाता है। टेक्निकल के क्या कहते हैं कट ऑफ तो इतने हाई नहीं जाते। नॉन टेक में आपको देखना
पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन का। सिलेक्शन के अंदर सर 30% मार्क्स जो है वो पार्ट 1 में भी होने चाहिए और 30% जो है वो पार्ट 2 में भी होने चाहिए, सेपरेटली होना चाहिए दोनों के अंदर, है ना। और मिनिमम जो हमारे पास में एग्रीगेटिव 40 मार्क्स जो हैं वो हमारे पास 40% मतलब 40%, यानी कि 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड में से 30% का मतलब हो गया 15 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और टेक्निकल में 120 क्वेश्चन का मतलब हो गया कितने परसेंट से? 30% से कितने हो गए सर? 36 और 30 और 6 36, बिल्कुल। तो 36 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और ओवरऑल एग्रीगेट दोनों का मिला के 40% होना चाहिए। तो ये बहुत ही खतरनाक बना दिया है। ये किसके अंदर है? जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंदर है। लेकिन अदर जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है वहां पर कोई ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए सर। 25% और 30 आपके पास में दोनों में चाहिए और ओवरऑल आपके पास में 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए। यानी अच्छा खासा वो बना रखा है कि सब में सब कुछ चाहिए। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि एक में बहुत होशियार और एक में बिल्कुल ही नहीं, तो सब कुछ चाहिए। इसके लिए सब कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। यस सर। अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं सर, ये तो सारी इंफॉर्मेशन वैसे ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ चुका होगा सर। यहाँ पर सिलेक्शन के लिए तैयारी जरूरी है। अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सर किस तरीके से एक बार प्रिपरेशन करनी चाहिए स्टूडेंट को, एक बार आप बता दीजिए। तो यार देखो, पढ़ाई जितने लोग कर रहे हैं, जो लोग पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है सिलेक्शन होगा यहीं से। तो क्या क्या आप पे रहेगा और क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले तो जितने लोग टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं या टेक्निकल की पढ़ाई कर चुके हैं अच्छे से, उन्हीं का सिलेक्शन होना है इस साल। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपने क्लास नोट्स की जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी सॉल्व कर लेनी है, पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है। डीपीपी आपको जो भी मिली हुई है, ठीक है, डीपीपी आपकी जितनी भी है वो सारी की सारी सॉल्व कर लें, क्योंकि डीपीपी एक ऐसी चीज है जिसको आप कंसेप्ट भी अपने अच्छे कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट रिवाइज भी कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी देखने मिलेंगे। साथ में वीकली टेस्ट जो होते हैं पीडब्ल्यू पे, वो आपको करने हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप टॉपर से कितना पीछे हो। और ऐसा नहीं है जो कि वीकली टेस्ट में जो बच्चा टॉप कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके इंडिया में भी टॉप करेगा ही करेगा, क्योंकि इंडिया में जितने बच्चे हैं वो सारे ही पीडब्ल्यू के देते हैं टेस्ट। तो ये है कि आप अगर वहां पे टॉप कर रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं एक अच्छी रैंक आनी है, तो वीकली टेस्ट जरूर देना है। साथ में पीवाईक्यूज, ये जितने हो सकते हैं करिए, जितने एग्जाम्स के हो सकते हैं सारे के सारे पीवाईक्यूज करिए। और जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होती है इसको देते रहिए, ताकि आपको अपने सब्जेक्ट की इतनी याद रहे कि मैंने अगर कोई सब्जेक्ट 4 महीने पहले पढ़ा है तो मुझे कितने अच्छे से याद है अभी भी, और उसका रिवीजन कितने टाइम में करना है वो ये बताता है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज कैसा होता है। जी क्या कहते हैं सर? आपने जो एक पॉइंट बोला है पीवाईक्यूज का कि ये जितने ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर एक्चुअली सिलेबस तो ये मेंशन करते नहीं है। इन्होंने ये नहीं बोला कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट देने वाले हैं। इन्होंने बोल दिया कि आपका डिसिप्लिन जो है, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल का पूरा आएगा। अब वहां से कुछ भी आ सकता है, लेकिन सर इलेक्ट्रिकल में इतना सारा सिलेबस से सब कुछ पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि पीवाईक्यू से आपको ये पता लगेगा कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा वेटेज रखता है, कौन सा सब्जेक्ट है वो लीस्ट वेटेज रखता है। तो जिनका वेटेज अगर ज्यादा है तो सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। वो आपको पीवाईक्यू से पता लगेगा। तो आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसके बाद में, तो सर यहाँ पर जो रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट की? रिवीजन स्ट्रेटजी सर, सबसे पहले तो यार आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है, जो कि सर ने सबसे आखिरी में रखे हैं। सर शॉर्ट नोट्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए एक और इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं कि इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पर जो है वो क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां पर हम सब कुछ शॉर्ट नोट्स जो है थ्योरेटिकल है वो बनवा रहे हैं। तो आप उसको भी शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर बिल्कुल, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है वो पीडब्ल्यू ऐप से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप पीडब्ल्यू ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इससे पहले शॉर्ट रिवीजन अपने होने चाहिए, जैसे कि आपको पीडब्ल्यू में अभी एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपके पूरे सब्जेक्ट का एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। बहुत जल्दी है, बहुत फास्ट है, तो आपको सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। साथ में वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है और मंथली रिवीजन उससे ज्यादा जरूरी है। हमको एक सब्जेक्ट को हर 15 से 20 दिन में रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग भूल नहीं पाए, क्योंकि हमारी इंसानी फितरत है, हम समय के साथ भूल जाते हैं चीजों को, जो कि हमको रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे क्वेश्चन सब्जेक्ट याद रहें। सर स्टूडेंट मुझे बोल भी रहे थे कि सर मैं पढ़ाई करता हूं, पढ़ाई करते करते 7 दिन 10 दिन निकलते हैं, पीछे का भूल जाता हूं। भूलता जाता तो बेटा वो भूलते हो आप इसलिए हो ना, क्योंकि आप इस प्लानिंग को जो है आप अप्लाई नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप शॉर्ट रिविजन कर रहे हो, प्लस जितना भी सर वीक में पढ़ा है संडे को बैठकर पूरा रिवाइज कर लिया, फिर पूरे महीने का जो पढ़ा है वो एक बार मंथ के एंड में फिर से रिवाइज कर लिया, तो सर इससे क्या होगा, बार बार रिविजन होगा। अगर हम बात करें सर एक वीक में 4 आपके पास में जो है वो संडे आएंगे,
मिनिमम 4 संडे, तो 4 संडे में उन्होंने 4 बार तो रिवीजन कर लिया। बिल्कुल। और सर एक बार मंथ के एंड में, यानी कि 5 बार रिवीजन सर इनफ होता है मेरे अकॉर्डिंग। और एज ए स्टूडेंट बेटा छुट्टी जो संडे के जो ऑफ होता है ना, वो केवल और केवल जॉब वालों के लिए होता है, जो काम कर रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, उनको चाहिए रिलैक्सेशन। एज ए स्टूडेंट आप लोग वैसे ही रिलैक्स हो, तो आपको संडे को एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेके चलना है कि आज क्लास नहीं है तो हम कोशिश करें कि इस दिन हम अपने एक सब्जेक्ट को पूरे को सुबह से शाम तक रिवाइज कर लें, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सर अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रहने वाला है सिलेबस? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बता देता हूं, अगर आपको पीजीसीआईएल में सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत सब्जेक्ट, तो ये तो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको देखने हैं। नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएफटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब जो डिवाइसेस के अंदर का पार्ट है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सर्किट सॉल्व हो जाए, और कम्युनिकेशन, और लास्ट है माइक्रो प्रोसेसर। इतने सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसी में आपको मिलेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे क्वेश्चन। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है नेटवर्क थ्योरी का। इसका मतलब इसको तो आपको करना ही करना है, जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल भी कह दिया जाता है। साथ में कंट्रोल सिस्टम का अच्छा खासा वेटेज मिलेगा आपको, साथ में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अच्छा खासा वेटेज मिलेगा। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका आपको एक अच्छा खासा वेटेज मिलेगा। सेकंड नंबर पे आप अगर मैं बनाऊं तो आपको इसके बाद करना है सिग्नल एंड सिस्टम तैयार और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार। यानी ये 3 सब्जेक्ट जब आप कर लोगे तो इसके बाद आपको करना है सिग्नल सिस्टम और डिजिटल और सिग्नल एंड सिस्टम। और लास्ट में जब अगर आपके इतने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो गए तो आपको ईएमएफटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और माइक्रो प्रोसेसर, ये सबसे लास्ट में रखिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर में कम आए हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि शफल हो जाए, तो कोशिश करें कि सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ें, पर यह प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा खासा वेटेज मिलेगा इन सब्जेक्ट का, जिस तरीके से मैंने बताया है। और आगे बढ़ते हैं तो एक बार मैं आपको इलेक्ट्रिकल का भी बता देता हूं। तो सुरेश सर एक बार आप इलेक्ट्रिकल का और बता दें। जी सर। सर इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वैसे कोर सब्जेक्ट ही होते हैं नॉर्मली। अगर हम बात करें सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो मशीन रहेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप सेकंड नंबर पर बात करोगे तो पावर सिस्टम, ध्यान रखना पावर सिस्टम में यहां पर जो यूटिलाइजेशन वाला पार्ट जो है, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो है वो वाला पार्ट भी यहां पर इंक्लूड करना है ना। तो यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं पीजीसीआईएल के अंदर। प्लस अगर हम बात करें यहां पर जो है नेटवर्क थ्योरी, जिसको हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के नाम से अपन जानते हैं ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, यहां पर नेटवर्क थ्योरी जो है वो अपन बोल के चलेंगे, क्योंकि सर डिप्लोमा स्टूडेंट जितने भी है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के नाम से पढ़ते हैं। तो यहां पर इससे भी क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना बैटरी जो है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में बैटरी वाला पार्ट जो है या मटेरियल साइंस वाला पार्ट है उसको भी आपको पढ़ना है। यहां पर अगर सबसे पहले बात करूं मशीन रहेगा, फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा, देन उसके बाद में पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन वाला पार्ट होगा, एंड उसके बाद में हमारा रहेगा मेजरमेंट। जो सर मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है वो भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको ये 4 सब्जेक्ट जो है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर होंगे। और वैसे आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई में भी ये 4 सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उसके बाद में जाओगे तो आपको जाना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, जहां पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आप जानते हो डायोड के बारे में, क्लिपर, क्लैंपर, बीजेटी या सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में आप जो पढ़ते हो वो आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स। यस सर, क्योंकि इसके अलावा सर्किटरी इसी की एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको यहाँ पे इसको और इसको एक साथ लेके चलना पड़ेगा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। प्लस अगर हम बात करें सर कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी जो प्रायोरिटी होगी या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से वो थोड़े से कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। यानी अब आपके अभी सर एक्चुअली स्टूडेंट के पास में 1 मंथ बचा हुआ है। अब 1 मंथ में अगर हम बोलेंगे सब कुछ पढ़ लो तो सब कुछ पढ़ना तो रिवीजन होना है ना। इसमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, जो सबसे पहले बताए गए हैं। इसके अलावा आपको बचे हुए सब्जेक्ट को एक तरह से रिवीजन में लेना है कि जल्दी जल्दी हमें चीजें समझ में आ जाए, इतना आ जाए कि अगर कोई बेसिक सही सा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो यानी कि आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट यहां पर जो है मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल, इन 4 को पहले फोकस करना है। और वैसे भी सर इनके लगभग क्रैश कोर्स में सारे सब्जेक्ट अपने खत्म भी हो चुके हैं। तो यानी कि आप क्रैश कोर्स के नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो, उन वीडियो को बार बार आप देख सकते हो, क्योंकि वहां पर भी हमने पूरी मेहनत से लगभग जितना भी कंटेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारा सर हमने भी कवर किया है। करीब करीब आपको सब कुछ बताया गया है वहां पे। थोड़ा सा फास्ट रहेगा और हाँ
थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है, क्योंकि रिवीजन हमको क्या करना था क्रैश कोर्स में, रिवीजन। तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कंपैरेटिवली कम है, पर आपको अगर एक रिवीजन लेना है पूरे सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से, जिसमें आपको अगर कोई टॉपिक समझ में भी नहीं आता तो वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, तो उनको जरूर देख लें एक बार सेशन। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जब बात आती है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आने वाला है स्टूडेंट को, ये बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अभी आपका पावर स्टोन चल रहा है, उसके बाद में आपके पास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, फिर मेजरमेंट, और सर मेजरमेंट के बाद में हम 10 दिन के लिए ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। और उसमें हो गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस कुछ बहुत शानदार क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट के लेवल को बनाएगा एक लेवल ऊपर, तो वो बहुत जरूरी है, उनको ज्वाइन करना भी ना भूलें। और सर आज बच्चों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन वाली लाइन जो है बिल्कुल वो हो जाए आपकी तरफ तो सर अगर मैं बात करूं ना, तो जिंदगी में देखो संघर्ष जो है वो जरूरी होता है ना बेटा, संघर्ष जो है वो हमेशा जरूरी है। संघर्ष आप भी कर रहे हो, मेहनत आप भी कर रहे हो, आपके साथ में मेहनत हम भी कर रहे हैं। तो लाइफ में ध्यान रखना कि ना कोई कठिनाई और ना कोई तकलीफ, ना कोई कठिनाई और ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान ठहर जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे पीजीसीआईएल में जॉब करनी है, तो मैं बोल रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ये हमारे कहने से नहीं होगा, ये आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मेरा इस बार सिलेक्शन होने वाला है, अगले साल जो मैं पीजीसीआईएल में जॉब करने वाला हूं। तो ये अगर आपके अंदर से आवाज आई ना, तो सर सिलेक्शन 100% है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आग चाहिए, बिना आग के सिलेक्शन क्या कुछ नहीं होने वाला। वो डेडिकेशन चाहिए जिंदगी में, जिससे आप लोग ले सकते हो जो भी चाहो कर सकते हो, पर उसके लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है। वो उम्मीद, वो जज्बा चाहिए जिंदगी में कि बस मुझे ये चाहिए, ये मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। और जिस दिन आपने ये सोच लिया, आपका एक में नहीं आपका इतनी जगह सिलेक्शन होगा कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि मैं किस कंपनी को ज्वाइन करूं और किस कंपनी के दिन अच्छे करूं। तो चलिए यहीं से आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया, धन्यवाद।